नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मास विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक कवर कर लिया था? वो था मैंने 4 से 5 टॉपिक आपको कवर करा दिया था। मैंने लगभग द्रव्यमान एवं भार में जो अंतर होता है वो वहाँ तक मैंने आपको बढ़ा दिया था। और आज के इस लेक्चर में जो बचा हुआ टॉपिक है यानी कि 3-4 जो टॉपिक हमारा बच गया था, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा ये गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर से जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले हमारा कौन कौन सा टॉपिक बच गया था। पहला हमारा टॉपिक जो बच गया था वो था प्रनोद एवं दाब। और दूसरा चैप्टर क्या बच गया, दूसरा टॉपिक बच गया था मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल, ये बच गया था। उसके बाद हमारा क्या बच गया था उत्प्लावकता। उत्प्लावकता और एक लास्ट जो टॉपिक हमारा क्या बच गया था केपलर के नियम। केपलर के नियम। तो आज हम सबसे पहले प्रणोद एवं दाब को पढ़ लेते हैं। उसके बाद मुक्त पतन, उसके बाद उत्प्लावकता और केपलर के नियम। यहाँ केपलर के नियम कवर करने के बाद जो है आपका ये गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। एवं आपको आपके एग्जाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में आप सक्षम होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए प्रणोद एवं दाब को पढ़ लेते हैं। तो बात किया जाए जो प्रणोद एवं दाब क्या है, तो दोनों अलग अलग चीज है। प्रणोद को कहते हैं थ्रस्ट और दाब जो है वो है प्रेशर। ये तो हो गया इसका इंग्लिश वर्ड। अगर बात किया जाए जो प्रणोद क्या है, तो प्रणोद मान लीजिए जो हम ये बोर्ड है, बोर्ड पे ये देख ले, ये मार्कर है। यहाँ से हम सीधा बोर्ड पे जो है बल लगा रहे हैं। कैसा लगा रहा है यहाँ पे बल? लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रणोद यानी कि थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है? किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल, लंबवत लगाया गया बल प्रणोद कहलाता है। तो ये हो गया आपका प्रणोद। जो किसी वस्तु पे हम अगर जो समकोण पे बल लगाते हैं यानी कि 90 डिग्री पे, तो उस पे जो बल लगेगा वो जो है वो हो जाएगा हमारा प्रणोद। अगर बात किया जाए जो प्रणोद का SI मात्रक क्या है, तो प्रणोद का SI मात्रक भी हो जाएगा आपका न्यूटन, क्योंकि प्रणोद एक प्रकार का क्या है, बल ही है। क्या लगा रहे हैं? बल। तो प्रणोद का जो है SI मात्रक क्या हो जाएगा? प्रणोद का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो प्रणोद हो गया। चलिए हम दाब पढ़ लेते हैं पहले यानी कि प्रेशर। तो आप लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो हम जो है अगला पढ़ते हैं वो है दाब यानी कि प्रेशर। तो दाब क्या, दाब के बारे में बात किया जाए जो दाब क्या होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो है दाब कहलाता है। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। तो प्रणोद क्या था? अगर हम 90 डिग्री बल लगाएंगे तभी वो हमारा प्रणोद कहलाएगा। परंतु अगर किसी भी क्षेत्रफल पे आप कहीं से भी बल लगाइए, या तो यहाँ से बल लगाइए या ऊपर से बल लगाइए, कहीं से भी आप जैसे धक्का दीजिए, ये भी जो हो जाएगा यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये एक प्रकार का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं चाहे कैसे भी बल लगा, तो इस पे जो लगेगा बल उसको क्या कहेंगे? प्रेशर। क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं है जो हमें हमें सिर्फ 90 डिग्री पे ही लगाना है, हम कहीं से भी लगा सकते हैं बल। तो दाब क्या हो गया? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर बात किया जाए तो दाब निकालेंगे कैसे, तो दाब बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल।
क्या होता है दाब बराबर बल बट्टा में क्षेत्रफल, और दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बल का क्या होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर। तो यह क्या हो गया, हो जाएगा न्यूटन बट्टे में मीटर। ये तो हो गया आपका न्यूटन मीटर। या एग्जाम में आपसे पूछ लेगा जो दाब का एसआई मात्रक क्या है, और आपको न्यूटन मीटर नहीं देके वहां पे दे देगा पास्कल। तो पास्कल क्या है, पास्कल दाब का ही एसआई मात्रक है। तो मैंने आपको प्रनोद एवं दाब पढ़ा दिया, तो आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसके बाद है हमारा मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल। मुक्त पतन क्या होता है, अगर कोई वस्तु जो है केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिर गिर रहा है, किसके कारण, केवल गुरुत्वाकर्षण, उसमें कोई दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे मुक्त पतन। तो थोड़ा लाइट कट जाने के कारण थोड़ा ये डिसकंटिन्यू हो चुका होगा वीडियो, तो आशा करते हैं कि आपको इसे थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर बात किया जाए जो मुक्त पतन क्या है, क्या मुक्त पतन, तो मुक्त पतन होता है यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिर रहा, स्वतंत्र रूप से गिर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुक्त पतन। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर कोई अन्य बाहरी कारक कार्य नहीं कर रहा होगा, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो। अर्थात ये कहाँ होगा, मुक्त पतन जो होगा ये कहाँ होगा, ये होगा निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में, जहाँ हवा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मानिए जो यहाँ से अभी ये हवा निर्वात नहीं है, ये वैक्यूम नहीं है, हवा है इसी वातावरण में, अगर आप यहाँ से ये मारकर गिराइएगा तो हवा भी इसके विपरीत जो है अपना बल लगाएगी, जिस कारण से इसको गिरने में देरी होगी। परंतु अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम इस पे कोई बल नहीं लगाएगा, जिस कारण से केवल गुरुत्वाकर्षण ही इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इस पे क्या कौन सा बल कार्य करेगा निर्वात में, केवल गुरुत्वाकर्षण। तो अगर बात किया जाए जो मुक्त फल में, अगर मान लीजिए जो एक ये है और ये है हमारा एक छोटा सा थर्मस, अगर हम अभी इस दोनों को गिराएंगे तो सबसे पहले कौन गिरेगा, जिसका वेट ज्यादा है, सॉरी जिसका मास ज्यादा है, यानी कि इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये पहले जाके गिरेगा, इसका द्रव्यमान कम है तो ये बाद में जाके गिरेगा। परंतु हम अगर इस दोनों को मुक्त पतन में गिराएंगे तो दोनों समान समय में जाके गिरेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ हवा नहीं, वहाँ सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिस कारण से दोनों साथ साथ गिरेगा। तो मुक्त पतन में क्या होता है, मुक्त पतन में होता है जो सभी वस्तु समान समय में, समान समय में गिरेगा, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, यानी कि वो वस्तु चाहे भी कितना भी भारी क्यों ना हो, परंतु मुक्त पतन में कागज जितना देर में गिरेगा उतना देर में ही पत्थर ही गिरेगा। तो अगर बात किया जाए जो मुक्त पतन, तो मुक्त पतन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सर बात कीजिएगा जो मुक्त पतन का एसआई मात्रक क्या होता है, मुक्त मुक्त पतन का एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसका एसआई मात्रक होता है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का भी मात्रक होता है। तो मुक्त पतन भी क्या है, एक प्रकार से त्वरण ही है, क्योंकि यहाँ से आप गिराइएगा तो वेग में परिवर्तन होगा, यहाँ पे शून्य होगा एवं जाते जाते कुछ जरूर होगा जाएगा, जिस कारण से वेग में परिवर्तन हो जाएगा, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण, जिस कारण से इसका भी ऐसा मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो मैंने आपको प्रणोद एवं दाब पढ़ा दिया।
उसके बाद मुक्त पतन पर आ दिया। अब हमारा कौन सा टॉपिक बच गया है? अब हमारा बच गया है उत्प्लावकता। तो बात किया जाए जो उत्प्लावकता क्या है। तो ये हो जाएगा उत्प्लावकता। उत्प्लावकता, इस उत्प्लावकता को ही हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये जो उत्प्लावकता का नियम सिद्धांत है, ये किन्होंने दिया था? ये आर्किमिडीज ने ही दिया था, जिस कारण से इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर बात किया जाए जो इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, तो इन्होंने कहा था जो अगर कोई वस्तु, अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाए तो उस वस्तु पर एक बल का अनुभव होगा। एक बल का अनुभव होगा, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। एवं इस प्रक्रिया को जो है उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता कहते हैं। तो ये तो हो गया, ये जो इन्होंने आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता के बारे में क्या कहा था। अगर मान लीजिए अगर आप कभी बाल्टी में से जो है पानी भरे होंगे, ये मान लीजिए बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर यहाँ से आप कोई मतलब बर्तन जो है वो डुबा रहे हैं, या गिलास ही इसमें डुबा रहे हैं पानी निकालने के लिए, तो ये जो है द्रव जो है ऊपर की ओर एक बल लगाएगा। किस पे लगाएगा? जो आप पानी निकालने के लिए इसमें डुबा रहे हैं, चाहे वो गिलास हो, बोतल हो, कुछ भी हो। आप अगर इसे नहीं समझ रहे तो आप अभी एक पानी में लोटा हो या कोई भी हो, गिलास हो, उसको डुबा के देख सकते हैं। डुबाते वक्त जो है आपको उस पे एक बल का अनुभव होगा। उस बल को ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। एवं इसमें जो प्रक्रिया हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। उत्प्लावकता। तो अगर बात किया जाए जो उत्प्लावन बल का दिशा क्या होता है, तो ये ऊपर की ओर लगता है। ऊपर की ओर वस्तु पर लगता है। वस्तु पर लगता है। जो वस्तु डुबाया जा रहा है उसी पे ही एक बल का अनुभव होगा, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कि बल कहाँ लग रहा है? बल जो है वो लग रहा है वो वस्तु पे जो हम द्रव को निकालने के लिए डुबा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। एवं इसमें जो प्रक्रिया हो रहा है ये पूरा टर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। अगर बात किया जाए उत्प्लावकता निकालना है तो हमको कौन कौन चीज पता होना चाहिए? तो उत्प्लावकता निकालने के लिए, उत्प्लावन बल सॉरी निकालने के लिए आपको तीन चीज पता होना चाहिए। तीन चीज क्या है वो? तीन चीज है, वो है पहला पदार्थ का घनत्व कितना हो। तो उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल अगर निकालना है तो कौन क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए? मुख्यतः तीन चीज पता होना चाहिए। पहला क्या है? पदार्थ का पदार्थ का घन आयतन। जो पदार्थ आप डुबा रहे हैं उसका आयतन क्या है। और दूसरा चीज क्या है? वो है आपका द्रव का घनत्व, यानी कि जो जिसमें आप डुबा रहे हैं
जैसे कि पानी ही हो गया, तो वो पानी का डेंसिटी यानी कि घनत्व कितना है, द्रव का घनत्व। और तीसरा चीज क्या हो गया, वो हो गया गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गया आपका उत्प्लावन बल निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया, क्या क्या पता होना चाहिए उत्प्लावन बल निकालने के लिए, हमें पहला पदार्थ का आयतन पता होना चाहिए, जो हम डुबा रहे हैं द्रव निकालने के लिए उसका आयतन कितना है। और दूसरा हमें क्या होना पता होना चाहिए, द्रव का घनत्व यानी कि जिसमें हम डुबा रहे हैं उसका घनत्व क्या है। और तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान। तो ये रहा उत्प्लावन से उत्प्लावकता से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो। और आज का हमारा जो लास्ट का टॉपिक बच गया, वो क्या बच गया, वो बच गया केपलर का नियम। तो केपलर साहब ने जो है वो 3 नियम दिए थे, तीनों किससे संबंधित था, ग्रहों से संबंधित है। तो केपलर साहब ने मुख्यतः 3 नियम दिए थे। पहला था कक्ष का नियम, और दूसरा जो था, पहला कक्ष का नियम, और दूसरा जो है वो है क्षेत्र का नियम, और तीसरा जो है वो है आवर्त का नियम। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले केपलर का नियम। केपलर का नियम, केपलर साहब ने कितना नियम दिया, इन्होंने 3 नियम दिया, 3 नियम दिया। पहला क्या है, पहला है हमारा, पहला क्या बताया हम, पहला था, सॉरी, हमारा पहला हो जाएगा, वो हो जाएगा कक्ष का नियम। क्या हो जाएगा, कक्ष का नियम। इस नियम में उन्होंने क्या बताया, इस नियम में उन्होंने बताया जो प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, या आप इसी को ही अंडाकार कह सकते हैं, प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर गति करते हैं, गति करते हैं। और इसमें जो है सूर्य जो है, सूर्य कहाँ रहेगा इसमें, सूर्य केंद्र में रहे। मान लीजिए ये आपका सूर्य है, और आपका जो ग्रह होगा वो कैसे चक्कर कटेगा, वो मान लीजिए ये ग्रह है, तो ये आपका दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर काटेगा। और दूसरा उन्होंने क्या दिया, दूसरा दिया क्षेत्र का नियम, क्षेत्र का नियम। इसमें उन्होंने बताया जो ग्रह द्वारा समान समय में चली गई दूरी बराबर होती है, बराबर होती है। मान लीजिए जो ये आपका क्या है, सन, ये जो है ये आपका है पृथ्वी, यानी कि ये है अर्थ। मान लीजिए आपका अर्थ जो है यहाँ से यहाँ तक आया कितना, 30 समय में। और फिर से पहले उसके बाद अर्थ यहाँ से यहाँ आएगा, फिर मान लीजिए अर्थ आपका यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में अर्थ को फिर से यहाँ पे 30 समय लगा। तो अगर आप यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचिए, ये हो गया एक स्पर्श रेखा, और ये हो गया दूसरा, तो ये जो क्षेत्र होगा ये बराबर होगा इस क्षेत्र के, क्योंकि समान समय में ही दोनों ने दूरी तय किया गया, ये भी टी समय में दूरी तय किया गया है, और ये भी टी समय में दूरी तय किया गया है। तो टी समय में जो है तय किया गया दूरी जो क्या होता है, वो बराबर होता है। दूसरा गति के नियम में केपलर साहब ने यही बताया। और तीसरा गति का नियम जो हो जाएगा वो हमारा आज का लास्ट का टॉपिक जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आवर्त का नियम। क्या हो जाएगा, आवर्त का नियम। तीसरा है, उसमें उन्होंने क्या बताया, आवर्त का नियम। आवर्त के नियम में उन्होंने क्या बताया, आवर्त के नियम में उन्होंने बताया जो समय का जो होगा वर्ग, वो हो गया
दूरी यानी कि r के क्यूब के r के घन के समानुपाती होगा। तीसरा नियम में ये है, बस इन्होंने इतना ही बताया, जो समय का वर्ग दूरी के घन के समानुपाती होगा। अर्थात आप दूरी को बढ़ाइएगा तो आपका समय भी बढ़ेगा, अगर आप दूरी को घटाइएगा तो आपका समय भी घटेगा, क्योंकि समानुपाती का ही मतलब होता है जो जब आप एक को घटाते हैं तो दूसरा भी घटता है, और जब आप एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ता है। तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण का जो है चैप्टर, जो कि मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। जो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोग ये जो है लेक्चर पूरा देख लीजिए, एवं पहला जो लेक्चर मैंने कराया था उसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद जो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण का जितना भी क्वेश्चन होगा आप PYQ उठा के देख लीजिएगा, आपका जो लगभग क्वेश्चन होगा वो यहीं से बन जाएगा। तो आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एवं ये इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे हम किसी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।